गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुनील कुमार टीएस कॉलेज हिसुआ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हम आदर्शवादी दृष्टिकोण के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। पहले आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद के अंतर्गत मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक और रीजन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कोई भी निर्णय लेता है। उसमें कट्टरता की भावना नहीं होती है और वो कट्टरता की भावना नहीं होती, ना स्ट्रगल की भावना होती है। वो कोई भी निर्णय विवेक और बुद्धि के द्वारा लेते हैं। तो आदर्शवाद के प्रतिपादक के रूप में महात्मा गांधी, मार्गरेट मीड और विलियम लेड और वुड्रो विल्सन को शामिल किया जा सकता है। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण तो आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक रूप में बर्ट्रैंड रसल का कहना है कि मानवीय सुखों की प्राप्ति के लिए शक्ति प्राप्ति असंभव नहीं है। मानवीय सुखों की प्राप्ति के लिए शक्ति की प्राप्ति असंभव नहीं है। और कोलंबस तथा वुल्फ ने कहा कि आदर्शवादियों के लिए राजनीति एक अच्छी सरकार की कला है, ना कि संभावित सरकार की कला। यानी कोलंबस तथा वुल्फ के अनुसार आदर्शवादियों के लिए राजनीति एक अच्छी सरकार की कला है, ना कि संभावित सरकार की कला। यानी एक अच्छी सरकार, आदर्शवादियों का कहना है कि राजनीति एक अच्छी सरकार की कला है। अच्छी ये सरकार कैसे स्थापित की जाएगी उसके लिए कला है, ना कि संभावित सरकार की कला, ना कि संभावित सरकार कैसे बनेगी उसके बारे में कल्पना की गई है। और उसके बाद है आदर्शवाद के प्रमुख लक्षण या गुण। पहला, ह्यूमन नेचर। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य का स्वभाव विवेकशील, बुद्धिशील और विवेकशील, बुद्धिशील और कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेने वाले हो तो उसमें विजडम, बुद्धिमत्ता पाई जाती है। और कोई भी निर्णय बहुत ही विवेकशील होकर लेते हैं, उसमें किसी प्रकार की कट्टरता या संघर्ष की भावना नहीं पाई जाती। मानव कल्याण आदर्शवादियों के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है मानव कल्याण। वो सर्वप्रथम ह्यूमन वेलफेयर के दृष्टिकोण में कार्य करते हैं। वो कोई भी निर्णय मानव कल्याण को ध्यान में रख कर रहते हैं, उसमें आपसी संघर्ष की भावना नहीं होती है। बुरा मानव स्वभाव बुरे वातावरण को बढ़ावा देते हैं। तो आदर्शवाद में बुरा मानव स्वभाव नहीं होते हैं, उनमें सभी कोई विवेकशील होते हैं और कोई भी निर्णय अपने विवेकशीलता के आधार पर लेते हैं, उसमें किसी प्रकार की कट्टरता नहीं पाई जाती। युद्ध की समाप्ति। आदर्शवाद के अंतर्गत युद्ध अंत हो जाता है क्योंकि उसमें संघर्ष की भावना नहीं होती है। सभी कोई विवेकशील और बुद्धिशील जीवी प्राणी होती है, इस कारण से उनमें संघर्ष नहीं पाया जाता। अंतर्राष्ट्रीय संस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि यूएनओ और भी नाम हो गए, ओपेक के बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, एशियान, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि किसी प्रकार का संघर्ष होने की स्थिति में वो एक सहयोग के लिए कार्यशील होते हैं। यानी अभी जो समस्याएं हैं वो एक देश की समस्या ना होकर अंतर्राष्ट्रीय समस्या, कोई भी देश में कोई घटना घटती है तो उसका पूरा इम्पैक्ट सभी कंट्री पर पड़ता है। इस कारण से विश्व की शांति की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं के रूप में यूएनओ जैसे संगठन कार्यशील हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आदर्शवाद के अंतर्गत व्यक्ति के बुद्धि, विवेक और इंटेलिजेंस को प्राथमिकता दी गई है और उसके अंतर्गत यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं के स्थापना पर बल दिया गया है। अब आते यथार्थवाद। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण राजनीति के, तो राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के मुख्य प्रतिपादक हैं जैसे मैक्स वेबर, स्पाइकमैन, रेनॉल्ड नेबुर और उसके बाद केनेथ थॉमसन और हंस जे मॉर्गेनथाउ। यानी ये सब जो राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। इसमें जो एक शक्ति को यथार्थवाद के अंतर्गत शक्ति को ज़्यादा फोकस किया है। कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है, उसको उपयोग करना चाहता है और शक्ति के माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों की पूर्ति या नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट की पूर्ति का प्रयास करता है। तो यथार्थवाद के अंतर्गत हम निम्नलिखित
सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। जैसा पहला सेल्फ इंटरेस्ट। तो यथार्थवाद के अंतर्गत हम सबसे पहले अपना सेल्फ इंटरेस्ट, निजी हित को ध्यान में रखते हैं। उसके पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में ही रखकर कोई राष्ट्र अपना निर्णय लेता है। यदि शक्ति, यदि पावर, मतलब पावर की लालसा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यानी अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवाद के अंतर्गत कोई भी राष्ट्र शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है ताकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति कर सके। और उसके बाद शक्ति के मानवीय लालसा समाप्त नहीं की जा सकती। शक्ति के द्वारा जो ह्यूमन डिजायर है, अभिलाषा है, उसकी समाप्ति पॉसिबल नहीं है। और शक्ति के लिए संघर्ष, तो पावर फॉर स्ट्रगल, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य शक्ति के लिए संघर्ष है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र शक्ति को प्राप्ति के लिए संघर्षशील रहता है। और नेशनल इंटरेस्ट है, और यथार्थवाद के अंतर्गत सबसे प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना है। तो राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए वो शक्ति को वृद्धि और शक्ति प्राप्ति और शक्ति को प्रयोग करने के लिए हमेशा संघर्षशील रहते हैं। राष्ट्र सदैव शक्ति चाहते हैं, मतलब कोई भी राष्ट्र है वो सदैव पावर चाहता है कि शक्ति किस प्रकार उसकी बढ़ सकती है। इसके शांति एवं सुरक्षा केवल शक्ति के साधनों द्वारा ही, शांति एवं सुरक्षा केवल शक्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यदि शक्ति की प्राप्ति के बिना शांति और सुरक्षा कायम नहीं की जा सकती है। इसके अंतर्गत जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर बनाया जाता है, जैसे कि शक्ति संतुलन के द्वारा। मान लें कि यदि कोई विश्व में कोई एक देश शक्तिशाली हो जाएगा तो वो मतलब पूरे कंट्री पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा, लेकिन जब बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन व्यवस्था कायम रहेगी तब किसी प्रकार की समस्याएं नहीं उत्पन्न होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवाद के अंतर्गत सबसे ज़्यादा फोकस शक्ति के लिए किया गया है। इसके प्रतिपादक जैसे हंस मर्गेनथाउ हैं, उनके अनुसार यथार्थवादी सिद्धांत राष्ट्रों के मध्य समस्त राजनीति की उत्पत्ति या व्यवहार का वर्णन कर सकता है। मतलब हंस मर्गेनथाउ का कहना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रबलतम समर्थक रहे। उसके अनुसार यथार्थवादी सिद्धांत राष्ट्रों के मध्य समस्त राजनीति की उत्पत्ति या व्यवहार का वर्णन कर सकता है। यानी मर्गेनथाउ के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो समस्त एक्टिविटी होती है उनका व्यवहारिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। अब प्रॉब्लम आती है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद और यथार्थ की भी समस्याएं क्या हैं। तो आदर्शवाद यथार्थवाद के निम्नलिखित आदर्शवाद जो है कि नैतिकता, इंटेलिजेंस और नॉलेज पर फोकस करता है उसमें। और आदर्श यथार्थवाद है कि पावर ऑफ स्ट्रगल, वो संघर्ष पर बल देता है। आदर्शवादियों का कहना है कि मनुष्य विवेकशील और बुद्धिशील प्राणी है। इस कारण से कोई भी निर्णय विवेक और बुद्धि के प्रयोग के द्वारा लेते हैं। इसमें उस प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन यथार्थवादियों का कहना है कि मनुष्य मतलब एक जरालू असामाजिक तत्व एलिमेंट के समान, उसमें हमेशा संघर्ष होते रहता है। तो इसके लिए शक्ति की प्रयोग किया जाता है, यानी संघर्ष होने की संभावना ज़्यादा होती है। आदर्शवाद तथा यथार्थवाद झगड़े का मूल मुद्दा क्या है? आदर्शवाद एवं यथार्थवाद के बीच मूल मुद्दा, संघर्ष का मूल मुद्दा क्या है? पहला, जैसे कि यथार्थवाद जो है कि प्रेजेंट में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार जो वर्तमान सिचुएशन है उसी के अनुसार कोई निर्णय लिया जाता है। लेकिन आदर्शवाद जो है कि अपना परंपरा से सोच करके कोई भी निर्णय लेते हैं। वो प्रेजेंट में ना लेकर मतलब परंपरा ट्रेडिशनल सोच को भी अपने नियम के अंतर्गत शामिल करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा नेशनल इंटरेस्ट है। तो आदर्शवाद के अंतर्गत नेशनल इंटरेस्ट शांतिपूर्ण तरीक़ा से प्राप्त करने की बात की जाती है। लेकिन और यथार्थवाद के अंतर्गत उस शक्ति पावर फोकस करके नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्ति पर बल दिया जाता है। सभी राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित एक दूसरे के लिए, आदर्शवादियों का मानना है कि सभी राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस कारण से उनमें आपस में संघर्ष की संभावना नहीं होगी। लेकिन यथार्थवादियों का कहना है कि सभी राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए आपस में संघर्ष होता है। तो हम आदर्शवाद दोनों के मत ही, जैसे कि यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों ही एक दूसरे के मत के विरोधी हैं। लेकिन इसके अंतर्गत हमें यह देखना चाहिए कि जो यथार्थवाद के अंतर्गत जो कमियां हैं और जो आदर्शवाद के अंतर्गत जो कमियां हैं, उन दोनों को मिक्सअप करके जो बेहतर आइडियोलॉजी है दोनों में उनको मिला करके एक बेहतर व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं
कि रेनॉल्ड नेबुर के अनुसार यथार्थवादियों की बुद्धिमत्ता तथा आदर्शवादियों की आशावाद को मानकर या फिर यथार्थवादियों की निराशा और नकारात्मकता तथा आदर्शवादियों की मूर्खता को अस्वीकार करके इन दोनों का समावेश कर देना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत एक बेहतर विश्व व्यवस्था की स्थापना हो सके। आज मैं ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में बताया हूँ। मैं अब क्लास अपनी समाप्त करता हूँ। नमस्ते।